जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। महिला दिवस पर आप सबसे वादा किया था कि किसी की जिंदगी को आपकी प्रेरणा बनाने जरूर आऊंगी। धन्यवाद करती हूं उन सब बच्चियों का जिन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी मुझसे शेयर की, और खास करके उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने हिम्मत कर मेरे साथ बैठकर अपनी जिंदगी को आपके सामने रखने की हिम्मत जुटाई। बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए अपने समाज, अपने घर, अपने इर्द गिर्द के लोगों के सामने अपनी इज्जत को एक साइड पर रखकर अपने जीवन की कहानी को सुनाना, क्योंकि हम बहुत सारे मुखौटे लगाकर चलते हैं और उन मुखौटों में हम न जाने कितने राजों को दबाते हैं। धन्यवाद करती हूं उन सब बच्चियों का जिन्होंने सच में अपनी जिंदगी की एक एक चीज मेरे सामने खोलकर रख दी। बहुत मुश्किल होता है एक औरत होकर संघर्ष करना। ऐसा नहीं है कि मर्दों के लिए संघर्ष करना मुश्किल नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन औरत के लिए इसलिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसे बचपन से, जब से वो होश संभालती है, उसे ये समझाया जाता है कि तेरे पीछे एक बैकबोन है, जो तेरे पिता हैं, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, चाचा है, मामा है, काका है, दादा हैं, और समाज के वो सारे पुरुष हैं जो तेरे रिश्ते में तेरे कुछ ना कुछ लगते हैं। शायद इसीलिए स्त्री को हर कदम पर एक उस उंगली की जरूरत होती है जो उसे थाम कर चल पाए। हाँ, 2021 आ गया है जी, बहुत कुछ बदल गया है। आज की नारी कदम से कदम मिलाकर चलती है, पर सच में अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा, आईने के सामने खुद को खड़ा करके देखिएगा। स्त्री कदम से कदम मिलाकर काम करना जान गई है, घर से बाहर निकलती है, पैसा कमाती है, पर क्या वो सच में पुरुष के बराबर खड़ी हो पाती है? बहुत बड़ा सवाल है। हर इंसान को अपने आप से जरूर करना चाहिए। हर स्त्री को, हर पुरुष को अपने आप से यह जरूर पूछना चाहिए कि क्या सच में एक स्त्री पुरुष की तुलना में अपने आप को खड़ा कर पाई है? चलिए, बहुत बड़ी डिबेट है और सारे मर्दों को मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बात पे कि मैं उनका हमेशा विरोध ही करती रहती हूँ, पर क्या करूँ, मैं एक औरत हूँ और जितनी भी बच्चियाँ मुझसे जुड़ी हैं उन सब के दर्द को सुनती हूँ तो कलेजा फटता है, और जब फटता है तो कहीं ना कहीं वो दर्द मेरे शब्दों में कटाक्ष बनकर निकल ही जाता है। मन, वचन और कर्म से अगर किसी का दिल दुखा रही हूँ तो क्षमा करिएगा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है केवल किसी को भी हारने नहीं देना, उद्देश्य है हर एक जिंदगी को संवारना, उद्देश्य है हर किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को डालना, उद्देश्य है किसी की जिंदगी को बहुत ही सुंदर और सुखद बनाना, उद्देश्य है एक देश में ऐसा वर्चस्व कायम करना जिसमें हर घर के अंदर लक्ष्मी का वास हो, माँ सरस्वती विराजमान हो और हर घर में माँ दुर्गा ममता रूप में विराजमान हो। बस इसी उद्देश्य के साथ आज मैं आपके साथ में एक स्टोरी जो शायद आपकी जिंदगी की इंस्पिरेशन बन सकती है लेकर आई हूँ। पहली बात, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस स्टोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस बच्ची से बहुत बाद में मिली, और जब मिली तब शायद मैं उसके लिए वो सब नहीं कर पाई जो मुझे बहुत पहले मिलकर कर देना चाहिए था। पर इसकी कहानी मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को कहीं झंझोर गई। जब सुना तो आंखों से आंसुओं की धारा बह गई और मैं एक औरत होने के नाते उसके दर्द को एहसास कर पाई। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरी एस्ट्रोलॉजी का दूर दूर तक इसमें कोई भी रोल नहीं है। बस माध्यम इसलिए बनना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो ये 2-2.5 लाख लोग जुड़े हैं वो जान सकें कि अगर ये लड़ सकती है तो कोई भी लड़ सकता है। अगर ये संघर्ष कर कर आज अपनी ज़िंदगी को एक मुकाम पर खड़ा कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। तो चलिए हम नेहा की कहानी, नेहा की ज़ुबानी सुनते हैं, और कुछ सवाल है मेरे अंदर जो इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे अंदर उमड़े हैं, वो मैं ज़रूर नेहा से पूछना चाहूँगी। पहले मैं आपको बता दूँ,
नेहा एक बहुत ही सफल इंटीरियर डेकोरेटर हैं, जो कि ऑनलाइन अपनी इंटीरियर डेकोरेशन का काम करती हैं। करीबन 10 सालों से वो इस फील्ड में हैं, एक जानी मानी हस्ती हैं। और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की ज़िंदगी को लोगों के लिए एक मजाक का या कटाक्ष का एक प्लेटफॉर्म बना दूं, इसलिए मैं नेहा के चेहरे को छुपाकर सिर्फ उसकी आवाज़ में आपको कहानी सुनाना चाहती हूं। पर दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूं कि नेहा ने इतनी हिम्मत करी कि वो मेरे साथ आई, बैठी और आप सबके समक्ष आकर अपनी ज़िंदगी को आपके सामने प्रस्तुत कर पा रही है। और उम्मीद करती हूं कि अगर नेहा जैसी बहुत सारी बच्चियां जो अपने संघर्ष में आज जूझ रही हैं, वो अगर आज नेहा की बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी में एक नया जोश भर पाएँ, नई उमंग भर पाएँ, सुसाइड ही किसी चीज़ का रास्ता नहीं है, ये सोचकर आज कुछ नया करने का संकल्प ले पाए, तो मुझे लगता है मेरे ठाकुर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझ पर और नेहा पर होगा। और हमारी ये कोशिश आपके जीवन को कहीं ना कहीं सफल बनाने का कार्य कर देगी। चलिए, तो मैं आज आपको सुनाती हूँ नेहा की कहानी, नेहा की जुबानी। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम नेहा है और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। एंड मेरा वहाँ पे एक बिज़नेस है, इंटीरियर वेब डेकोर का स्टोर है। तो मैं आप सबके सामने इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करने आई हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कितने सारे संघर्ष किए, क्या क्या चीज़ फेस किया है। एंड मैंने सारथी मैम का चैनल देखा था, तो उनसे ही उन्होंने बोला कि आप अपनी स्टोरी आके शेयर करो। सो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। मैं आप लोगों को सब बताना चाहूँगी कि कोई भी जो महिला होती है वो इतनी कमज़ोर नहीं होती। हर किसी के अंदर एक वुमेन पावर होती है, बस उसको ढूंढने की और तलाशने की देरी होती है। अगर वो उस चीज़ को पकड़ ले तो वो हर चीज़ से लड़ सकती है, कभी वो पीछे नहीं हटेगी। मतलब मैं आपके सामने अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं एक बहुत ही रिच फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली में मेरे जितने ही मेंबर्स हैं सारे बहुत अच्छी खासी फैमिली से हूँ मैं। एंड कुछ टाइम बाद मेरी एक पॉलिटिशियन फैमिली में शादी हुई, जो कि बहुत पैसे वाले थे, बहुत ही ज़्यादा उनके पास पैसा था, ताकत थी, हर चीज़ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब बहुत अच्छे थे। स्टार्टिंग में मैं बहुत खुश थी। लेकिन 1-1.5 साल बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी प्रेगनेंसी का टाइम आया, तो 1-1.5 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ, जो कि हॉस्पिटल में थे एंड वो अब नॉर्मल था। तो मुझे पता चला कि वो जब पैदा हुआ तो उसकी डेथ हो गई थी। मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं जान सकूं कि मेरा बेटा अगर है तो वो अब सच में अब नॉर्मल था या नहीं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन जैसे फैमिली वालों ने बताया और डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ आपका बेटा हुआ था, वो अब नॉर्मल था, एंड जैसे ही वो हुआ उसकी डेथ हो गई। तो वो चीज़ मेरे को अंदर ही अंदर खटकी, मुझे समझ नहीं आया कि सच में ऐसा हो सकता है। कि मुझे ऐसा फील हुआ था मेरे अंदर से, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है जिसको मैंने जन्म दिया है। लेकिन सबके कहने पे मैंने सबकी बात मान ली। मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे बोला सच में कि हाँ आपका जो बेटा था वो इस दुनिया में नहीं है, जैसी हुआ था उसकी डेथ हो गई थी। तो मैं काफ़ी टूट चुकी थी। मतलब आप समझ सकते हो, किसी बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद और पता चले कि वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो क्या बीतेगी उस माँ पे। मैं उस हालात में थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने साहस जुटाया और फिर एक होता है कि फैमिली के साइड से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस टाइम भी, लेकिन फिर मैंने फिर कोशिश करी। एंड 1-1.5 साल बाद मेरी दूसरी डिलीवरी का टाइम आया, मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई एंड दूसरी डिलीवरी का टाइम आया जब हम हॉस्पिटल में थे। फिर पता चला कि मेरा फिर से एक बेटा हुआ है, लेकिन पता चला कि उसकी भी डेथ हो गई। और उस टाइम पे मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैं बिल्कुल भी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। मुझे परिवार वालों ने बताया और मेरी फैमिली ने बताया कि वो अब नॉर्मल था एंड जैसे ही वो हुआ उसकी डेथ हो गई। मैं इतनी ज़्यादा कश्मकश में थी कि मैं खुद को बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई, मतलब उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मतलब दूसरी बार ऐसा हो जाने के बाद मेरी फैमिली वालों ने मेरे को एकदम साथ देना, एक होता है, सब छोड़ दिया। मतलब वो मुझे
इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, वो मेरे पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे कि मेरे ही काफ़ी अफेयर्स होंगे, 50 अफेयर्स शादी से पहले, जो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है आज कि मेरे बच्चे अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे जो बेटा मैंने पैदा किया है वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकिन मेरी फैमिली और जो मेरे ससुराल वाले थे वो मुझे इतना टॉर्चर करने लगे। वो कह रहे कि मैं मतलब सही नहीं हूँ, मेरे ऊपर किसी काला जादू का साया है। और उन्होंने मुझे कहाँ नहीं दिखाया, कभी किसी पंडित पे, कभी किसी बाबा पे, जो कि ऐसे बहुत तरह के फ्रॉड होते थे। और वो बहुत ही गलत तरह, मतलब एक होता है ना कि वो मुझे बहुत बेकार ट्रीट करते थे जैसे फैमिली वाले। एंड वो जहाँ भी मुझे ले जाते थे तो जो बाबा वगैरह थे जो देखते थे वो भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस वजह से वो बाबा लोग भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, मुझे गलत तरह से टच करना, गलत नज़रिए से देखना, जो कि मैंने बहुत फेस किया अपनी लाइफ में। उसके कुछ टाइम बाद जो मेरे फैमिली वाले थे, ससुराल वाले, उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया एक ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं 6 महीने तक मैं लंदन में रही हॉस्पिटल में, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे हॉस्पिटल वाले, जो डॉक्टर थे, जो नर्सेस थी, वो मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब मैंने जीते जी अपनी आंखों से नर्क देखा है। वो मुझे रोज़ इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, तरह तरह के इंजेक्शंस, तरह तरह के ट्रीटमेंट, और कैसे कैसे मैंने सरवाइव किया है। मैं इतना कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा है। वो 6 महीने मेरे लिए किसी नर्क से बराबर नहीं थे। मैंने अपनी जीते जी आंखों से नर्क देखा है। जिस तरह से उन्होंने मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इंसान हूँ या जानवर, जिस तरह से वो लोग मुझे ट्रीट कर रहे थे। लेकिन तब भी मैंने कोशिश बनाए रखी कि हाँ, मैं इस उम्मीद में थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचते सोचते 6 महीने वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे रखा। मेरे पे बहुत तरह के उन्होंने ट्रीटमेंट, बहुत तरह के इंजेक्शंस और क्या क्या नहीं मेरे साथ, मतलब बहुत ज़्यादा बदसलूकी और बिल्कुल बहुत बेकार ट्रीट किया मुझे। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस तरह से। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब मैं अपने ससुराल वापस आई तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर से मतलब सोचा कि हम दोबारा से मतलब एक बच्चा और कोशिश करते हैं इस बार करने की। तो मैं फिर अगेन प्रेग्नेंट हुई। जब मैं 6 महीने लंदन में हॉस्पिटल में रही तब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। एक तरह से तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा मैं जो मुसीबत मेरे सामने आ रही थी मैं उसको फेस कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे हॉस्पिटल के माहौल में कंटिन्यूस रहने की वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें अच्छी भी मैंने देखी और समझी। मतलब मेरे को ये समझ में आया उस माहौल में रह के कि एक वहाँ पे नर्स थी, तो उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी बच्चा अगर अबनॉर्मल पैदा होता है तो ज़रूरी नहीं वो तुरंत ही उसकी डेथ हो जाए या वो मर जाए, ऐसा नहीं होता। और जब 2 बार ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी थी तो मैं अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मेरे बच्चे सच में मर सकता है। लेकिन जब मुझे नर्स ने बताया कि ऐसा नहीं होता, कि ज़रूरी ना हो कि अब नॉर्मल बच्चा पैदा हो और वो मर जाए, क्या पता आपकी फैमिली वालों ने कुछ मतलब कराया हो, उसको मरवा दिया हो क्योंकि वो अब नॉर्मल था। तो वो नर्स की वो बातें मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में लगी एंड मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया और सोचा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। मतलब क्या मेरी फैमिली वाले ऐसा कर सकते हैं, मेरे ससुराल वाले, कि वो मेरे बच्चे को मतलब अगर वो अबनॉर्मल है तो उसको मरवा दे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ ऐसा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ नहीं करूँ। लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल में रहने के बाद इतना सब पता चल गया तब मैं कहीं ना कहीं समझ गई थी कि इसके पीछे मेरी ससुराल वालों का कहीं ना कहीं हाथ है। ऐसे नहीं मैंने अपने एक बच्चे को 9 मंथ अपने पेट में रखा और उसकी डेथ हो जाए, भले वो अब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने देखा तो मेरे परिवार वालों को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था उस चीज़ से। मैं एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि मेरे अंदर क्या बीती थी, मैं किस मोड़ पे थी। लेकिन मेरी फैमिली वाले, उनको देख के नहीं लग रहा था कि उनको इतना फ़र्क पड़ा है मेरे बच्चे से। फिर ये सब हुआ, मैंने ये चीज़ सोचने समझने की कोशिश करी कि हाँ मेरे ससुराल वालों का हाथ हो सकता है मेरे बच्चे को मरवाने में। तो उसके बाद फिर 6 महीने बाद जब मैं अपने ससुराल वापस गई तो उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर से सोचा कि हम बच्चा करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं
फिर 1-1.5 साल बाद प्रेग्नेंट हुई एंड उसके बाद ये हुआ कि मेरा फिर एक बेटा हुआ और बेटा रात को हुआ था। तो मैं समझ गई थी कि फैमिली वालों का हाथ है कहीं ना कहीं, और वो बेटा फिर अब नॉर्मल पैदा हुआ था। तो वो रात को कुछ नहीं कर पाए। अगले दिन मैं अपने बेटे को लेकर उस हॉस्पिटल से भाग गई कैसे ना कैसे करके। मेरी डिलीवरी के नेक्स्ट डे ही मैं अपने बेटे को लेकर चली गई थी। मैं सबसे पहले अपने मायके गई, अपने फैमिली वालों के पास, अपने मम्मी पापा के पास, लेकिन उन्होंने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। मतलब उनकी साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं था। उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी जो ससुराल वाले थे वो पॉलिटिशियन थे और उनकी बहुत बातचीत थी, वो उनका काम व्यवसाय बंद करवा देते। तो इस वजह से मेरे मायके वालों ने भी बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए मेरे से कि नहीं, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम अपने ससुराल जाओ, देखो खुद करो। वो बिल्कुल उन्होंने साफ मना कर दिया था। और मैं उस टाइम ऐसे मोड पे थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरा एक दिन पहले ही बेटा हुआ था और मैं इस हालत में नहीं थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, सब कुछ बताया कि मैं अभी जस्ट मेरा बेटा हुआ है और मैं अभी इस हालत में हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। मैं उस हालात में थी उस टाइम। फिर मेरी फ्रेंड ने अपने घर में अपनी मम्मी से बात की। उन्होंने फिर मुझे 40 दिन अपने घर में रखा। उन्होंने अपना मुझे घर बुलाया और 40 दिन तक उन्होंने मुझे रखा अपने घर में, हर चीज़ मेरे को सपोर्ट किया, केयर किया 40 दिन तक। फिर कुछ टाइम बाद मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी सब ने मिलकर मेरे लिए पैसे इकट्ठा करे एंड मुझे उन्होंने ज़मीन दिलवाई एक जगह। उसके बाद फिर सब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मैं गई, फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया जो कि था इंटीरियर वेब डेकोरेशन का। मैंने अपनी स्टोर स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी मैंने मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ उस टाइम भी बहुत फेस किया। मैं अकेली सिंगल मदर थी एक तरह से और मेरा बेटा था, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा था। कुछ 3-4 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को एक बीमारी है एंड उस बीमारी में उसके हर मंथ ब्लड चेंज कराना पड़ता है, लेकिन उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा था। और जहाँ मैं एक तरफ सोच रही थी कि मुझे 20-30 हज़ार रुपये मिल जाए तो मैं उसमें भी गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन अब मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई थी कि मैं को अपने बच्चे को भी सर्वाइव कराना है और उसके लिए मुझे हर मंथ 1.5 से 2 लाख रुपए कैसे ना कैसे करके अर्न करने हैं, कमाने, तभी जाके मेरा बच्चा, मेरा बेटा सर्वाइव हो पाएगा। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा 2 बच्चे को लेकर जिनको मेरी फैमिली वालों ने इस दुनिया में नहीं रहने दिया, मतलब उसको लेके मैं इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी, इतना ज़्यादा मैं सोच रही थी। लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं अब मतलब किसी से भी लड़ना पड़ जाए, या इतना तो मैं सर्वाइव कर चुकी थी, लेकिन अब मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसकी लाइफ के लिए, क्योंकि वो अब नॉर्मल था, तो उसकी लाइफ के लिए मुझे कैसे ना कैसे करके पैसे चाहिए थे, तभी वो आगे सर्वाइव कर पाता। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे सब ने मतलब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो बढ़ा और मैंने अपनी लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष किया कि मैंने खुद को इस काबिल बनाया, इस काबिल कि मैं अपने बेटे का हर मंथ इलाज करा सकूं। जो उसका ट्रीटमेंट लगता था, मतलब 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा होता था, तो वो मैंने कैसे ना कैसे करके मैंने उसको अपने आप को इतना काबिल बनाया कि अब मेरी जो अर्निंग है मंथ की, वो मैं 2-3 लाख रुपए कमा लेती हूँ। और मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जो मेरी फ्रेंड्स थी और उनकी मम्मा, जो उनकी मदर थी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक खून के रिश्ते से बढ़कर जो होता है ना, जो एक रिलेशन होता है, वो थे मेरे लिए। मैं नहीं बता सकती, उन्होंने वो एक भगवान के रूप में मेरे लिए आए थे, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी मदद करी और आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। और एक माँ जब अपने बच्चे को 9 मंथ पेट में रखती है ना, तो वो उसकी लाइफ वहीं तक ख़त्म नहीं होती कि अब पैदा हो गया तो नहीं। उसको खुद को विदाउट एक मेल के, विदाउट एक पुरुष के, विदाउट हस्बैंड के वो खुद सर्वाइव कर सकती है और अपने बच्चे को पाल सकती है।
मैं आप सबको यही बताने की कोशिश कर रही है, यही बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, मेरे हस्बैंड मेरे साथ, मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने खुद अपने बलबूते पे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया और अभी भी करा रही हूँ, एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। नेहा, मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी, समझी, अनुभव की। मेरे अंदर कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और एक औरत होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आपके अंदर कैसे आई कि आपने अपनी ज़िंदगी को इतने संघर्षों के बावजूद भी लड़ने के लिए, फिर वापस से खड़े होने के लिए ताकत जुटा कर आप आगे बढ़ पाई। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे ही सवाल नहीं होंगे, शायद मेरे यहाँ पर जितने मेरे बच्चे हैं, जितने लोग हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो सब भी शायद ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको कहाँ से इतनी हिम्मत अपने अंदर मिल पाती है कि उस समय तो शायद आपके साथ कोई मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं था, और उस समय ना आपके साथ माँ बाप थे, ना आपके कोई भाई बहन थे, ना आपके साथ ससुराल वाले थे, कोई नहीं था। आप बहुत अकेली थी, सिर्फ कुछ चंद दोस्त थे जो आपका सपोर्ट बने हुए थे। बट एक औरत होने के नाते, चूँकि मैं भी बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ और डरती हूँ इन चीज़ों से, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको बार बार जब भी अपने अंदर घबराहट होती थी तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको प्रेरित करती थी या आपको ताकत देती थी कि नहीं नेहा, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम करके दिखा सकती हो? एक माँ होने के नाते मेरे लिए ये ताकत उनसे आई। मतलब अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मैं कभी अकेले हिम्मत ही नहीं कर सकती थी कि मैं इतने आगे बढ़ूँ या कुछ कर सकूँ। बट हाँ, जब मैं उस अपने बच्चे को ज़िंदगी दे सकती हूँ, इस दुनिया में ला सकती हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, और मुझे उसी से ताकत मिली कि मैं इसको आगे तक क्यों नहीं सर्वाइव करने में मदद कर सकती हूँ। आखिर है तो वो मेरा बेटा, और मुझे ये चीज़ अपने अंदर आ जाती है। हाँ, नेचुरल बात है कि जब हम माँ बनते हैं तो हमें वो चीज़ अनुभव होती है। बिल्कुल 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 नेहा। एक और सवाल मेरे मन में है, क्योंकि मैं थोड़ी सी अग्रेसिव भी हूँ, और चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को धर्म की दृष्टि से देखती हूँ, तो धर्म और अधर्म में बहुत ज़्यादा मैं हमेशा फ़र्क निकालती हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगी बेटा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता था उन लोगों के ऊपर जब वो तुम्हारे साथ उस तरह की हरकतें करते थे, तुम पे आरोप लगाते थे, तुमसे कहते थे कि इतने सारे आदमियों के साथ तुम, और वो उनका कहना था या उनको किसी ने फीड किया था इस चीज़ के लिए? वो उनकी सोच थी। वो उनकी सोच थी। और तुम्हें गुस्सा नहीं आता था? तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम्हें ऐसा नहीं लगता था कि तुम उठा के उनके मुंह पे तमाचा मारो या उनको जवाब दो? या तुम्हें क्या लगता था कि तुम अपने अंदर ये सोचने पर विवश हो जाती थी कि सच में ऐसा है कि मैंने कोई बुरे पाप किए हों पिछले जन्म में जिनका मैं फल भोग रही हूँ? मतलब तुम्हारे अंदर क्या आता था उस वक्त? हाँ जी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे फैमिली वालों ने मुझे मजबूर कर दिया था कि ये सोचने पे कि सारी गलती मेरी ही है इसमें, और मेरे अंदर ही कुछ कमी है कि मेरे साथ ऐसा दो बार, मतलब 2 बार मेरा जो बेटा है जो उसकी डेथ हो गई, सिर्फ मेरी वजह से वो अब नॉर्मल हुआ था और उसकी डेथ हो गई। ये मेरे परिवार वालों ने मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया था। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं किसी को सोचने समझने के मतलब हिम्मत में नहीं थी या कुछ भी, और मैं सबसे दूर रहने लगी थी। अगर मुझे कोई कुछ बोलता भी था तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं आईना देखना पसंद नहीं करती थी उस टाइम पे, तो मेरी ये हालत हो गई थी। पर नेहा, ये तो साइंटिफिकली और ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि कोई बच्चा अगर विकसित नहीं होता या कोई लड़का होता है या लड़की होती है तो इसका कारण एक औरत नहीं होती है, इसमें पूरी तरीके से सहयोग एक मेल का होता है। और ये केवल एक औरत के आधार पर नहीं होता। और तुम तो पढ़ी लिखी बहुत समझदार लड़की हो, तुमने इतनी पढ़ाई भी की है और एक बहुत अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से हो, तो तुम्हें ये चीज़ें क्यों अपने अंदर फील होने लगी थी कि तुम इस चीज़ के लिए दोषी हो? क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें इस तरह का बना दिया था। इस तरह मुझे उन्होंने ऐसा फील करा दिया था कि हाँ, सब मेरी गलती है, सब मेरे कारण हुआ है। और मतलब वो लोगों ने ऐसा जानबूझ के किया ताकि उन पे नाम ना आए, और वो मेरा बच्चा भी नहीं चाहते थे कि वो ऐसा अब नॉर्मल पैदा हुआ था, और सब उनका ही हाथ था उसके पीछे, जिस वजह से मुझे ये सब सोचने में मजबूर कर दिया और मेरी हालत हो गई थी।
देखा आप लोगों ने, अक्सर आप लोग अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखने लगते हो और उस दृष्टि से आंकलन करने लगते हो, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती। कमी आपकी नहीं है, आप कहीं कमज़ोर नहीं हो, लेकिन लोग आपको बार बार वो चीज़ गिना कर बता कर कमज़ोर बना देते हैं। मत करो ऐसा। अपनी आंतरिक शक्तियों को समझना सीखो, जानना सीखो, अपने आप को पहचानना सीखो, ताकि कोई जब आप पर उंगली उठाए तो आप जवाब देकर ये कह पाओ, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। नेहा उस समय कमज़ोर थी, नहीं कर पाई, लेकिन आप कमज़ोर नहीं हो, आप कर सकते हो। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आज का ये एपिसोड देखने के बाद हर औरत आईने में खुद को देखकर कहेगी कि हाँ मैं सही हूँ। नेहा, मेरा एक और सवाल है आपको लेकर। एक माँ होने के नाते मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ कि एक बच्चे को खोना क्या होता है, एक बच्चे का चला जाना क्या होता है। मैं उस अनुभव से खुद भी गुजरी हूँ। मैंने अपनी एक बच्ची खोई है और मुझे पता है कि जब बच्चा आपको पता चले कि जिसको आपने 9 महीने अपने पेट में पाला है और वो अचानक से आप उसे देख भी ना पाओ और वो आपके हाथों से चला जाए, तो मेरे को लगता है कि वो एक मानसिक स्थिति खराब कर देने वाला एक समय होता है। जब आपको इस बच्चे के बारे में पता चला कि आपका ये जो बच्चा है अभी, आदित्य नाम है ना इसका? हाँ जी। हाँ, तो और बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है। और जब आपको पता चला कि आदित्य भी अब नॉर्मल है, वो और बच्चों की तरह नहीं है, आपको डर नहीं लगा अपने अंदर? मैं उस टाइम भी, जब मुझे पता चला 3-4 साल बाद कि मेरे बच्चे को एक बीमारी है जिसमें कि हर मंथ उसका ब्लड चेंज होना है, और उसमें जो खर्चा था वो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना ज़्यादा। फिर भी मैंने अपनी लाइफ में, मतलब मैंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया कि आज मैं उस मुकाम पे हूँ। नहीं, इसके लिए तो मैं आपको हैट्स ऑफ करती हूँ कि हाँ, आपने अपने आप को गिव अप नहीं किया और आपने अपने बच्चे को सर्वाइवल करने के लिए अपने आप को उस मुकाम पर खड़ा किया। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। पर नेहा, मतलब अक्सर आसपास के जो लोग होते हैं, और हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया के अंदर खास करके फ्री के एडवाइजर्स बहुत हैं, तो आपको भी लोगों ने ऐसा कहा होगा कि क्यों इस बच्चे पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, रीमैरिज कर लो, आप देखने में भी बहुत खूबसूरत हो। आपको लोगों ने समझाया होगा कि रीमैरिज कर लो, क्यों इस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। और आपको पता भी है कि जिस तरह की बीमारी उस बच्चे को है और वो जिस तरह की परिस्थिति में आज है, माफ़ करना ठाकुर जी और माफ़ करना नेहा, लेकिन वो एक बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, मतलब वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएगा। तब भी आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप उसको ज़िंदा रखना चाहती हो। हाँ जी, क्योंकि मेरी लाइफ का मोटिव ही यही है कि मुझे अपने बच्चे को ज़िंदगी देनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये होती है माँ, सच में ये होती है माँ। और ये होती है माँ की आंतरिक भावनाएं, जहाँ पर उसे अपना भविष्य या अपनी खुशियाँ नहीं दिख रही हैं, पर उसे ये दिख रहा है कि मुझे उस बच्चे को ज़िंदा रखना है। और क्या बोलूँ मैं, मतलब हैट्स ऑफ है आपको। एक और चीज़ नेहा, जो मेरे मन में आपको लेकर एक सवाल है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इस सफ़र के अंदर आपको किसी को अपना साथी बनाना चाहिए, या आपको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए कि आप किसी और को अपने साथ जोड़ पाएँ और शायद वो आपके बच्चे को और आपको संभाल लेता? ऐसा कभी आपके मन में फीलिंग नहीं आया? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में एक से एक वॉरेस्ट सिचुएशन देखी है, तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अकेले कर सकती हूँ। मैंने सोचा कई बार, बट मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी सिचुएशन देखी जहाँ मेरे साथ इतने सारे परिवार होते हुए भी उन्होंने मेरे साथ चोट कर दी, तो मैं आगे किसी पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ? मैं, हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। और अब मुझे ना किसी पर ट्रस्ट करना है, मैं खुद इतनी कैपेबल हूँ कि मैं सब कर सकती हूँ। नहीं, आप बहुत सच में कैपेबल हैं और आप इतनी ताकतवर हैं कि आपको आज देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे ताकत लेनी चाहिए। और सच में नारी कहीं कमज़ोर नहीं होती है। नेहा इसका जीता जागता एक बहुत बड़ा प्रमाण है। पर नेहा, एक और लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपकी जगह बैठ पा रही हूँ तो मेरे अंदर चल रही हैं, शायद पता नहीं, मतलब मैं तो हज़म ही नहीं कर पा रही हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को कैसे झेल लिया।
बाबा ठाकुर जी का कोई बहुत ही बड़ा आपके साथ में आशीर्वाद होगा, कसम से। नेहा, जब कभी भी आपको अपने बच्चे को देखकर आप उसका इलाज कराती हैं, आप उसको उस दर्द में देखती हैं, आप जब उसकी तरफ देखती हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि काश कुछ ऐसा मिरेकल सा हो जाए और ये एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाए और ये और बच्चों की तरह ये भी स्कूल जाए और ये भी नॉर्मल लाइफ बिताए? एक माँ होने के नाते आता होगा बच्चा, ये आपके मन में ज़रूर आता होगा। तो आपको कभी ऐसी उम्मीद लगती है कि ऊपर वाला आपके साथ कुछ ऐसा मिरेकल कर दे? देखिए, स्टार्टिंग से ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया है। भले मैं कष्ट में थी और बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत मुसीबत आई, लेकिन रास्ता भी दिखाया है और आगे भी मुझे यही उम्मीद है कि इतना किया है तो आगे शायद कुछ अच्छा करेंगे। हाँ जी, कुछ बिल्कुल अच्छा करेंगे। और मैं और मेरा पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेगा कि सच में आपका बच्चा कहीं कुछ ऐसा ठाकुर जी कर दे, क्योंकि चमत्कार होते हैं तो आपके साथ वो चमत्कार हो, मैं तो ये उम्मीद करूँगी। एक और चीज़ है जो मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे अक्सर होता है कि जब ज़िंदगी से लोग हारने लगते हैं, जब ज़िंदगी से लोग भागने लगते हैं, तो वो किसी ना किसी की राय या परामर्श लेते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या बहुत सारे लोगों से अपनी ग्रह गोचर दिखवाते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि आपको ऐसा कभी करना चाहिए? मुझसे मिलने से पहले, मतलब अब तो आप नेचुरली मुझसे जुड़े हो, लेकिन कभी आपको उस दौर में, क्योंकि वहां तो मैं आपके साथ नहीं थी राजा, तो आपको उस दौर में ऐसा लगा कि आपको किसी से पूछना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी है या क्या? मैं सच बताऊं तो मेरा भरोसा उठ गया था, मतलब इन सब चीज़ों से एक टाइम पे, क्योंकि जो मैं सिचुएशन मैंने देखी है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कई जगह दिखवाया। उनको लगता था मेरे पे भूत प्रेत का साया है और ये सब है। तो वो जो लोगों से मैं मिलती थी, जिन पंडितों से, वो मुझे अलग ही मेंटली हैरेस करते थे। एंड कभी कभी वो मैंने अपनी स्टोरी में मतलब बताया है जैसे। हाँ। तो इन सब चीज़ों मैंने इन सब चीज़ों पे भरोसा करना छोड़ दिया। मैंने कहा भगवान है, ऊपर वाला, वो सबकी सुनता है, तो मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सच में आपके साथ कोई देवीय शक्ति है जो आपको इस तरीके से वो करती है। बट ये भी एक बहुत बड़ा हमारी तरफ से आपको मैसेज है कि जब ज़िंदगी में बुरा वक्त हो या आप कहीं जब आप कहीं बहुत बुरी तरीके से फंसे हों, एक एस्ट्रोलॉजर होकर ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं एक औरत की तरह बात कर रही हूँ कि जब आप ज़िंदगी के ऐसे मोड़ से गुजर रहे हो, तब आपको ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए जो आपकी ताकत बन पाए, जो आपको आपसे परिचय करवा पाए, ना कि आपके अंदर कमियां ढूंढें, ना कि आपके अंदर कोई भूत प्रेत पिशाच या किसी काले जादू की बात करें। वो उस समय बात करें आपसे कि आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है। कोई तो होगा, हमारी कुंडली के अंदर 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रह में से कोई एक ग्रह तो होगा जो अच्छा होगा। चलो मैं कहती हूँ कि बाकी सारे ग्रह बुरे हैं, लेकिन एक ग्रह तो होगा जो अच्छा होगा, तो उस ग्रह को लेकर आप उसको ताकत दे सकते हो। जब नेहा कर सकती है तो मुझे लगता है इस दुनिया की हर औरत कर सकती है, हर औरत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच मेरी जान, और गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद ठाकुर जी का। आपने एक ऐसी कहानी आज लोगों के सामने रखी है जिसे सुन के भाई मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हैं और शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ। बस धन्यवाद करती हूँ आपको, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी हिम्मत करी, आप आई, आपने बताया, और ऑल द वे बेंगलोर से फ़्लाइट पकड़ के आना और ये कोविड के टाइम में मेरे पास आकर मुझसे ये कहना कि आप प्लीज़ मेरी स्टोरी आप रिकॉर्ड करिए। मैं चाहती हूँ कि आपने जो मुहिम चालू करी है उस चीज़ में मैं लोगों के सामने आऊँ और लोगों को बताऊँ कि संघर्ष हारने का नाम नहीं, संघर्ष जीत का दूसरा नाम है। नेहा और नेहा जैसी बहुत सारी औरतों को मैं दिल से सलाम करती हूँ। नारी सच में शक्ति है, सशक्त है, अपने आप में दुर्गा है, चंडी है, माँ काली है और माँ गौरी भी है। अगर वो प्रेम करना जानती है तो वो वक्त आने पर अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक चंडी बनकर राक्षसों का वध करना भी भली भांति जानती है। आज के लिए बस इतना ही। बस ये ज़रूर चाहूँगी कि कमेंट करके आप यहाँ पर ज़रूर बताएं कि आपको नेहा की कहानी से कितनी प्रेरणा मिली। कहानी नहीं है, सच है। आपने सिर्फ
कहानी के रूप में सुना है, लेकिन उसने बेचारी ने झेला है, उसने उस एक एक पल को जिया है, उस मौत को अनुभव किया है, उस दर्द को सहा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें। और एक और गुजारिश करूँगी, ये गुजारिश करूँगी कि इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि ना जाने आपके एक शेयर से किसको ज़िंदगी में नया उजाला मिल जाए। ना जाने कौन घर के अंदर बैठी हुई नेहा ये सोच रही हो कि मैं कल शायद नहीं जीऊँ, पर इस कहानी के बाद वो कल अपनी राय बदल दे, शायद उन लोगों से लड़ना सीख जाए जो उसके कभी थे ही नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द फिर किसी की ज़िंदगी की कहानी को, आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए एक इंस्पिरेशन लेकर आपके सामने आऊँगी। इंतज़ार करना मेरा। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।